हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास या देवनागरी लिपि का परिचय और विकास, या लिपि के आरंभिक रूप, या देवनागरी लिपि का परिचय और विकास, या देवनागरी लिपि का मानकीकरण। इन सभी प्रश्नों के लिए ये उत्तर संदर्भित किया जा सकता है। शुरुआत करेंगे परिचय से। देवनागरी लिपि का उद्भव सेंधव अथवा ब्राह्मणी लिपि से स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणी की उत्तर शैली से गुप्त लिपि और फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ। सामान्य नागरी में परंपरागत रूप से निम्न वर्ण स्वीकार किए गए हैं। देखिए, स्वर, व्यंजन। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर में आ जाएंगे अ से औ तक, अंग कहलाएगा अनुस्वार और आह कहलाएगा विसर्ग। उसी प्रकार व्यंजय, व्यंजन में कंठे, कंठे में आ जाएंगे क ख ग घ अण। तालव्य में च छ ज झ ञ। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ न ड़ और ड़। दंत्य में त थ द ध न। ओष्ठ्य प फ ब भ म। अंतःस्थ य र ल व। सिबिलेंट श श स। महाप्राणः ह जैस ख ध भ। गृहीत ज फ औ। संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र। देवनागरी लिपि को उसका यह नाम कैसे मिला? इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। ये मत कुछ इस प्रकार है। पहला, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार प्राचीन काल में काशी को देवनगर कहते थे। काशी को विद्या का गौरवपूर्ण स्थान माना गया है। देवनगर काशी में इस लिपि के प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली थी नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों के कारण इसे नागरिक कहा गया। अतः इस प्रकार माना जा सकता है कि नगरों में अधिक प्रचलित होने के कारण तथा देव भाषा से संबंध होने के कारण इसे नागरी अथवा देवनागरी कहा गया। देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का उद्भव 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रसार 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के शामगढ़ से प्राप्त दानपात्र की लिपि नागरिक ही है। बड़ौदा के राजा ध्रुव राज के 9वीं शताब्दी में इसी लिपि का प्रयोग किया। उत्तर भारत में प्राचीन नागरी का सबसे प्राचीन रूप कन्नौज के राजा महेंद्र पाल के दानपात्र में मिलता है। इसलिए 12वीं शताब्दी तक प्राचीन नागरी वर्तमान नगरी बन पाई। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन है, 10वीं शताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में और कुटिल लिपि में समानता मिलती है और इस समय भारत में अनेक राजाओं ने अपने राज्यकारों के संपादन के लिए नागरी को ही अपना आधार बनाया। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर दक्षिण भारत में अनेक राजाओं ने अपने राज्य में कार्यों के संपादन के लिए नागरी लिपि को ही आधार बनाया। नागरी में कार्य संपादन करने वालों में मारवाड़ के परिहार राजा, मेवाड़ के मुहिवंशी राठौर और गुजरात के सोलंकी राजाओं का विशेष महत्व है। ये अपने आदेश नगरी में ही निकालते थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में खुदाई अभियान में अनेक ताम्रपत्र, हस्तलेख, पांडुलिपियां उपलब्ध हुई, जिनमें नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल में नागरी लिपि समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों में और भारत के कुछ अन्य प्रांतों में भी प्रयुक्त की जाती है। 10वीं शताब्दी में नागरी के कई वर्ण आधुनिक वर्णों से भिन्न थे, परंतु 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका रूप स्थिर हो गया, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ आज तक प्रचलित है। धन्यवाद।